हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे गैस लॉ, यही ना। तो गैस लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ कंपैरिजन। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उसके ग्राफ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्राफ कंपैरिजन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो ग्राफ कंपैरिजन। फर्स्ट, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर, याद है ना? टेम्परेचर था कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो फिर रिलेशन किसके किसके बीच में था? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, यही ना। वॉल्यूम अगर रिड्यूस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी हम सोच सकते हैं, लॉजिक से भी सोच सकते हैं। ठीक है, अगर लॉ भूल भी गया तो हमने बताया था पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर याद है तो उससे भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स था रिलेशन। पीवी इक्वल टू क्या था? एनआरटी बोलो या के, एक ही बात है। के मीन्स कांस्टेंट, और ये इक्वल टू जो होगा, ये इक्वल टू क्या होगा? एनआरटी, यही ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब टेम्परेचर है कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में, तो अगर तुम इसके इक्वल टू एनआरटी लिखोगे तो एन तो कांस्टेंट होता ही है क्योंकि फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस था, तो आर तो कांस्टेंट होता ही है। एन मतलब हम अभी अभी इसमें बॉयल्स लॉ में फिक्स्ड मास है अगर गैस का। ठीक है, गैस जो है का मास अगर फिक्स है, इसका मतलब मोल फिक्स है, और टेम्परेचर हमने लिया है कांस्टेंट। तो एनआरटी जो है, एनआरटी टर्म कांस्टेंट है, इसीलिए पीवी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो वी को इधर ले जाओ तो क्या होगा? के बाई वी। तो देखो ये जो है ये है वाई एक्सिस पर और वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पर। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, ग्राफ से भी हम ये इससे इससे भी हम समझ सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी तुम बोलोगे कि ये तीन तीन ग्राफ कैसे दिख रहा है? तो देखो इसमें टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये ग्राफ था। अगर मान लो टेम्परेचर तुमने चेंज कर दिया तो फिर एनआरटी का वैल्यू चेंज होगा, यही ना। तो इसका मतलब के का वैल्यू चेंज होगा तो कांस्टेंट चेंज होगा, तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। जैसे मान लो अगर तुम y इक्वल टू 1/x का ग्राफ और y इक्वल टू 2/x का ग्राफ, ग्राफ आएगा ऐसा ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन 1/x से ऊपर होगा 2/x का ग्राफ। ठीक है, तो देखो ये 1 भी कांस्टेंट है और ये 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों ग्राफ जो है, दोनों ग्राफ आएगा सिमिलर, बट दोनों कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर x के लिए कभी भी ये जो है दोनों ग्राफ का में y का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, समझ में? तो ये जो ग्राफ है ये है डिफरेंट टेम्परेचर पर, समझ में? जैसे मान लो कि तुम एक्सपेरिमेंट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इंडिया में। ठीक है, यही बॉयल्स लॉ का टेम्परेचर कांस्टेंट है। मान लो तुम 2-4 मिनट तक किया एक्सपेरिमेंट, वॉल्यूम को रिड्यूस किया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, यही ना। तो इंडिया में कर रहे हो तो इंडिया में जो है जिस टाइम तुम कर रहे हो उस टाइम 2-4 मिनट के लिए तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। ठीक है, और फिर क्या किया? तुम वही सेटअप लेकर के दूसरे कंट्री, मान लो जापान गया, मान लो, तो वहां पर जो है वहां पर टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन जो भी होगा उस कंट्री में वो तो कांस्टेंट रहेगा। तुम अगर थोड़ा टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट किया 2-4 मिनट के लिए, तो 2-4 मिनट तक जो है उस कंट्री में जो भी था, मान लो इंडिया में है 30 डिग्री, वहां गया तो तुम 22 डिग्री में, तो 2-4 मिनट तक जो है वहां पर कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। लेकिन इंडिया से तो डिफरेंट है, तो वहां पर तुमने एक्सपेरिमेंट किया तो फिर से तुमको वैसा ही ग्राफ आएगा जैसा इंडिया में आएगा, उसी टाइप का, मतलब उसी टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो टेम्परेचर जो है यहाँ भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर वहां भी कांस्टेंट है, लेकिन इंडिया का टेम्परेचर वहां के टेम्परेचर से मैच नहीं करेगा, समझ में आया? तो वही सेटअप लेकर के तुम वहां गया, तो जो सेटअप था यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसमें मोल गैस का फिक्स था, तो वहां पर गया तो मोल तो वही है। ठीक है, मोल वही है, गैस वही है मतलब, लेकिन टेम्परेचर वहां पर डिफरेंट है इंडिया के टेम्परेचर से। फिर वहां भी तुमने एक्सपेरिमेंट किया, वॉल्यूम को रिड्यूस किया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, समझ में आया? तो वहां पर भी तुमने ग्राफ ड्रॉ किया तो तुमको वहां पर भी वैसा ही ग्राफ आएगा। ठीक है, तो वहां पर भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, लेकिन वो ग्राफ इंडिया में जो एक्सपेरिमेंट किया था उस ग्राफ से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उससे ऊपर हो सकता है या उससे नीचे हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो ये है तीन डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ। ये मान लो इंडिया का है, ये जापान का है, और ये मान लो कोई तीसरा कंट्री ऑस्ट्रेलिया का है। तीन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाकर के तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो हर जगह तुमको यही मिला, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, हर जगह वही होगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा।
अब सवाल ये है कि क्वेश्चन तुमको ये पूछ रहा है कि ये मान लो इंडिया का है टेम्परेचर, ये है जापान का और ये है ऑस्ट्रेलिया का, तो तीनों में, ये तीनों कंट्री में तुमको कंपैरिजन करना है कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है, मींस ऑर्डर। तीनों कंट्री में जो टेम्परेचर था डिफरेंट है ना, ये ग्राफ और ये ग्राफ, तीनों में टेम्परेचर डिफरेंट है। तो अब ये क्वेश्चन है कि बताओ किस कंट्री में जो है टेम्परेचर ज्यादा है, किस कंट्री का टेम्परेचर ज्यादा है? T3 में। ये तो वैसे भी हम लॉजिक से भी समझ सकते हैं, y इक्वल टू 1/x से ऊपर होगा y इक्वल टू 2/x। ठीक है, तो T3 जो है T3, हाँ तुम कैसे दिमाग लगाया, ये ऊपर है तो इसलिए ज्यादा होगा क्या? ऐसा नहीं है, ये तुम कैसे दिमाग लगाए? टेम्परेचर जो है ये ऊपर दिख रहा है इसीलिए, ऐसा नहीं। ये बताओ तुम K का वैल्यू क्या होगा? K का nRT3 होगा। nRT3 होगा इस केस में। हाँ। इस केस में nRT1 होगा, इस केस में nRT2 होगा। हाँ। nR तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन T1 T2 T3 चेंज हो रहा है ना? और ये तो पता है कि ऊपर वाला जो ग्राफ है उसमें K का वैल्यू ज्यादा होगा, यही ना? y इक्वल टू 1/x से ज्यादा होगा y इक्वल टू 2/x, y इक्वल टू 3/x का ग्राफ और ऊपर होगा। ठीक है, तो लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं कि ये T3 जो है इसमें ये K जो है, ये K इक्वल टू क्या है? nRT। तो इस केस में K का वैल्यू ज्यादा है और N और R तो फिर कांस्टेंट है, तो T3 ज्यादा होगा T2 से और फिर ये T2 ज्यादा होगा T1 से। तो ये तो लॉजिक से आ गया। अब मान लो अभी जो है बुक के मेथड से हम चल रहे हैं, एक और मेथड है। तुमको क्या करना है, तुमको ये या तो प्रेशर को कांस्टेंट कर लो या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो, कोई भी एक काम करो। अब तुम बोलोगे बॉयल्स लॉ में प्रेशर कहां से कांस्टेंट हो गया? सही बात है, बॉयल्स लॉ में प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहां पर प्रेशर कांस्टेंट करने का मीनिंग अलग है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, उसको आगे देखेंगे। इसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट होने का क्या मीनिंग है? तो जैसे ये y एक्सिस के पैरेलल तुम जो है एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे मान लो। ठीक है, कर दिया? तो देखो तो ये प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं? है ना, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि मान लो तुम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इंडिया में और फिर ले गया जापान, तो इंडिया में अगर एक्सपेरिमेंट किया तो इंडिया में क्या है किया कि तुमने वॉल्यूम को रिड्यूस किया। ठीक है, वॉल्यूम को रिड्यूस किया तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो कभी न कभी जो है प्रेशर ऐसा हुआ कि 2 atm कभी आया, तो वहां पर भी जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां भी तुम वॉल्यूम को रिड्यूस करोगे, तो कभी न कभी वहां पर भी 2 atm आया होगा कि नहीं? मतलब उधर का वॉल्यूम अलग अलग होगा। हाँ, उधर उस टाइम वॉल्यूम अलग होगा, लेकिन कभी न कभी तो वहां पर भी वो सेम प्रेशर आया होगा। समझ में आया? तो देखो ना, यहाँ प्रेशर जो है, प्रेशर अगर सेम है तो वॉल्यूम डिफरेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा तो हाँ, तो अगर तुम मान लो ऐसे अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करोगे ऐसे, ये मैंने x एक्सिस के पैरेलल किया है ना, अगर तुम ये नहीं करके अगर ऐसे ड्रॉ किया तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो फिर प्रेशर अलग अलग है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये तो पता है कि ये वॉल्यूम है, तो राइट साइड जो है आगे जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो देखो ये यहां से क्या करोगे, ये यहां से लाइन ड्रॉ करो वॉल्यूम एक्सिस पर। ठीक है, तीनों के लिए। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये वाला है टेम्परेचर T1, तो इसको हम नाम देते हैं मान लो V1, इसको V2 और इसको V3। क्लियर? अब देखो प्रेशर तो तुमने कांस्टेंट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉ ही। ठीक है, इसमें क्या किए हम, तीनों कंट्री में, 3 कंट्री का ये, तो तीनों कंट्री में कभी न कभी कोई एक पार्टिकुलर प्रेशर को क्रॉस किया होगा वो एक्सपेरिमेंट सेटअप। ठीक है, तो यहां पर देखो ये रिड्यूस होते होते कभी न कभी इस पॉइंट को क्रॉस किया होगा, ये भी रिड्यूस होते होते कभी न कभी इस पॉइंट को क्रॉस किया होगा, ये भी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो है मतलब ये प्रेशर पर तीनों कभी न कभी आया होगा, तो उस टाइम हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो देखो तो V3 ज्यादा है, इसका V3 ज्यादा है ना, मतलब ये टेम्परेचर T3 के लिए जो ग्राफ है उसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं इधर, तो V3 ज्यादा है। अब सवाल यह है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए फिर कैसे पता चलेगा? सबका इलाज है PV = nRT के पास। तो PV = nRT में जो है
बताओ पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस बार मोल तो कांस्टेंट है क्योंकि वही एक्सपेरिमेंट सेटअप हम ले गए हैं ना जापान में, तो मोल तो कांस्टेंट रहेगा, आर होता ही कांस्टेंट। अभी देखो प्रेशर को हमने किया है क्या सेम, तो प्रेशर कांस्टेंट, समझ में आया? तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम और बताओ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन दिख रहा है तुमको। वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? अगर तुम प्रेशर को कांस्टेंट किया तो बताओ वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन होगा। वॉल्यूम और प्रेशर में, ये सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा, यही ना? तो ये देखो, ये प्रेशर कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट, तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, इससे भी आ जाएगा, समझ में आया? तो ये जो है इससे भी आ जाएगा तुमको, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है? तो यहां से आएगा क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? इफ P इक्वल टू, मतलब P कांस्टेंट है, क्लियर? तो वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है तो क्या होगा? यहां से क्या कंक्लूजन क्या आया? T3 इज मोर देन T2, क्योंकि V3 है V2 से ज्यादा और V2 है V1 से ज्यादा, समझ में आया? तो यहां से आंसर आ गया। तो क्या आएगा यहां से आंसर? T3 इज ग्रेटर देन T2 होगा कि नहीं, और T2 इज ग्रेटर देन T1, समझ में आया? अब तो इसका दूसरा मेथड जो है उससे तुम फाइंड कर लोगे, तो उससे तुम खुद से चेक करना, ठीक है? क्या करना है? इस बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, मींस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इस बार प्रेशर डिफरेंट आएगा, तो उससे भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है? वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे और प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट, तो उससे भी तुमको निकल जाएगा, ठीक है? आंसर सेम ही आएगा, तुम ट्राई करना, ठीक है? चलो इस पर आते हैं। अब ये है ग्राफ प्रेशर वर्सेस 1/v। तो देखो ये प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? अभी हम बॉयल्स लॉ के लिए पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K/v। के मतलब क्या? के है एनआरटी, यही ना? P इक्वल टू एनआरटी, तो के है एनआरटी, तो ये क्या होगा? K/v को हम K इंटू 1/v लिख सकते हैं। 1/v क्या है? एक्स एक्सिस पर है, और प्रेशर क्या है? वाई एक्सिस पर। तो ये है वाई एक्सिस पर, ये है एक्स एक्सिस पर, यही ना? समझ में आया? तो ये है वाई एक्सिस पर और ये है एक्स एक्सिस पर, और ये क्या काम कर रहा है? ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो ये स्लोप का काम कर रहा है, समझ में आया कि नहीं? इसका ग्राफ कैसा आएगा? y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि x पर 0 रखोगे तो y 0 होगा, क्लियर? तो ये जो है ओरिजिन से पास करेगा, तो ये कैसा दिखेगा? ये ग्राफ जो आएगा, ये ग्राफ होगा। अब देखो ये पता है हमको कि और ये प्रैक्टिकली ओरिजिन को जो है टच नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि गैस का प्रेशर कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो निगेटिव भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इससे थोड़ा सा ऊपर से या उससे अगर टच भी कर दिए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? रॉन्ग नहीं है वो, मैथमेटिकली तो ट्रू ही है। तो ये ग्राफ जो है ना थोड़ा सा इससे, ये डॉट डॉट करके इससे ऊपर ड्रॉ करो, ठीक है? ऐसा होगा। ये हुआ कब? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये देखो ना, इसमें के है कांस्टेंट तब, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ये मान लो ये जो है तुमने इंडिया में ये जो है ये एक्सपेरिमेंट किए हो, तो उसका ग्राफ है, ठीक है? अच्छा ये बताओ इसका स्लोप क्या होगा? यहां से देखो ना, स्लोप क्या होगा? स्लोप है के मतलब क्या? के क्या है? के का वैल्यू एनआरटी, देखो ना, P इक्वल टू क्या है? एनआरटी ना, तो के क्या है? एनआरटी, तो स्लोप है एनआरटी, राइट? तो के का वैल्यू जो होगा ये मतलब m इक्वल टू होगा एनआरटी। अब देखो एनआरटी है स्लोप, तो अगर T अगर चेंज होगा, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो स्लोप भी चेंज होगा। इंडिया में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब और जापान में कर रहे हो तब T का वैल्यू तो अलग लगेगा, टेम्परेचर अलग है, तो स्लोप भी चेंज होगा, ठीक है? ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर मान लो हम तीन डिफरेंट कंट्री के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? 3 डिफरेंट कंट्री के लिए तुमने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये मान लो ये है T1, ये T2 और ये T3, ठीक है? हो सकता है ना? तो ये है T1 और ये T2,
और ये T3। अब तुम दिमाग लगा के बताओ कि तीनों में ज्यादा किसका कौन सा होगा, मतलब ज्यादा तीनों में टेम्परेचर जो है T3 ज्यादा होगा या T2 या T1। अब ऐसा मत दिमाग लगाओ कि ये अभी इसमें जैसा था वैसा ही कर देते हैं, ठीक है, उसका कहानी अलग है, तुम इसमें सेपरेटली दिमाग लगाओ, ठीक है। उससे अभी जो है डायरेक्ट मत सोचो, दिमाग लगाओ। इसके दो दो मेथड है, एक तो जो हमने बताया अभी ये मेथड, क्या करेंगे ऐसे, हाँ, या तो 1/v एक्सिस के मतलब x एक्सिस के पैरेलल जो है ये कर लो, या ये y एक्सिस के पैरेलल, या दूसरा भी है ऑप्शन, एक तीसरा ऑप्शन मैथमेटिकली तुम दिमाग लगाओ। तीसरा ऑप्शन कौन सा है, बिना कुछ किए बिना पेन यूज किए सॉल्व कर सकते हैं। T1 सबसे ज्यादा। T1 सबसे ज्यादा आएगा, हाँ, कैसे? अगर प्रेशर को कांस्टेंट भी, प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो नहीं, सॉरी सॉरी सर, 1/v तो ज्यादा हो जाएगा। 1/v है ना, हाँ, T3 ज्यादा है। T3 ज्यादा आएगा। हाँ, देखो लॉजिक से कैसे चले, बिना पेन यूज किए, बिना पेन यूज किए कैसे सोल्व करोगे ये बताओ। ये स्लोप जो है किसका दिख रहा है ज्यादा तुमको, इस तीनों में स्लोप ज्यादा किसका? स्लोप क्या होता है, ये इधर से जो एंगल है वही है ना स्लोप, हाँ, तो ये जो है tan थीटा, तो स्लोप जो है ना ज्यादा किसका है, T3 का। T3 का ज्यादा है। यस, और m का वैल्यू क्या है, k, यहाँ पर k क्या है, k जो है यहाँ पर स्लोप जो है इस ग्राफ के लिए स्लोप क्या है बताओ, k है, k बोले तो कितना, nRT, यही ना, यस, k है ना स्लोप, तो k है nRT। तो आप बताओ nRT अगर ज्यादा होगा, nRT अगर ज्यादा है तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा किसका है, T3 का, दिख रहा है सीधा सीधा। तो स्लोप जो है ये दिख रहा है तुमको कि ये इसका T3 का ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, अगर ये स्लोप ज्यादा है तो T ज्यादा है। सीधा लॉजिक से हम इससे हम चलेंगे तो एक लाइन में आंसर आएगा बिना पेन यूज किए। हाँ, फिर भी मान लो किसी को पेन यूज करना है, ठीक है, तो फिर ये मेथड है, ये मेथड से कर लोगे। ये मेथड से कैसे करेंगे, तो क्या करो, मान लो 1/v को कांस्टेंट रखो या प्रेशर को कांस्टेंट रखो, कोई भी एक मेथड, कौन सा मेथड तुमको यूज करना है बताओ। मान लो हम 1/v को कांस्टेंट रख रहे हैं, कोई भी करो, दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। करने का मतलब इसको सोल्व करने का 3 मेथड हो गया, है ना, 3 मेथड है इसको सोल्व करने का। तो मान लो हम 1/v को ही कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब देखो तीनों डिफरेंट, ये जो है यहाँ यहाँ यहाँ, ये तीनों जो है ये तीनों डिफरेंट है प्रेशर तीनों पॉइंट पर, लेकिन 1/v तो कांस्टेंट है। 1/v कांस्टेंट मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो तीनों के लिए बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, T3 का, ये ऊपर है ना, यस सर, तो ये क्या है, ये P3 है, और ये जो है ये पॉइंट क्या है, P2 है, और ये जो पॉइंट है P1 है। ये है P1, राइट। तो अब देखो तो P1 सर, T3 1/v जो है 1/v क्या है, 1/v कांस्टेंट है ना, यस, तो इसमें देखो ये PV इक्वल टू nRT में, PV इक्वल टू nRT में जाओ और यहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, PV इक्वल टू nRT के पास जाओ और फिर तब कंपेयर करो तुम इसको। ये अभी मेथड 2 हम बता रहे हैं, वैसे तो तुम लॉजिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम को इधर लाओ तो क्या होगा, ये अभी क्या किया तुम 1/v को कांस्टेंट किया हो ना, तो 1/v कांस्टेंट है मतलब क्या, वॉल्यूम को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, nRT इंटू 1/v होगा, P इक्वल टू यही ना होगा। हाँ, तो तुमने क्या किया, ये 1/v को कांस्टेंट कर लिया, राइट, 1/v को कांस्टेंट किया है। तो बताओ प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बताओ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। है, देखो ना ये प्रेशर और टेम्परेचर अगर ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर देखो, अब ये टेम्परेचर तुम बोलोगे कांस्टेंट, हम पढ़ रहे हैं अभी बॉयल्स लॉ, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए। अरे तो एक पार्टिकुलर कंट्री में ना कांस्टेंट होना चाहिए, ये इंडिया में है तो इंडिया में तो कांस्टेंट ही है, जापान में तो कांस्टेंट ही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि दोनों कंट्री में रिलेशन बताओ टेम्परेचर का। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, दोनों कंट्री में कभी न कभी तो कोई पार्टिकुलर वॉल्यूम आया होगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो ये जो है ये पॉइंट पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, है ना, वॉल्यूम फिक्स है, तो प्रेशर डिफरेंट है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या आएगा, डायरेक्टली, यही ना। अगर मोल कांस्टेंट है तो, क्योंकि वही रिएक्शन सेटअप हम ले गए वहां,
तो मोल तो कांस्टेंट ही होगा, आर होता ही है कांस्टेंट। और ये अभी तुम 1/v ये तुमने कर दिया है कांस्टेंट, तो प्रेशर और ये टेम्परेचर में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ से ये जो है क्या आएगा, प्रेशर किसका ज्यादा है, P3, हाँ यही ना, P3 सबसे ऊपर है ना, तो इसका मतलब T3 सबसे ज्यादा होगा। सर, मतलब हम इस पे ये साबित करना चाहते हैं कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हम साबित नहीं कर रहे हैं, हम ये जो है ये हमको पहले से पता है, हम एक्चुअली ये कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर ये ग्राफ का क्या है हेडिंग, ग्राफ कंपैरिजन, कि तुमको टेम्परेचर में कंपैरिजन करना है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे चार्ल्स लॉ, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था ना, तो इसमें देखेंगे कि प्रेशर में कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या आएगा, T3 सबसे ज्यादा होगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट ग्राफ है पीवी वर्सेस वॉल्यूम, पीवी वर्सेस वॉल्यूम। अब देखो इसका ग्राफ कैसे आता है, पीवी कांस्टेंट है ना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, बोयल्स लॉ। तो पीवी है कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी, यही ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो तुमको पहले तो ये ग्राफ ड्रॉ करना, ये है कांस्टेंट, इसके लिए बॉयल्स लॉ के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए पीवी इक्वल टू के आएगा बॉयल्स लॉ के लिए। तो पीवी है वाई एक्सिस पर, यही ना, तो ये है, ये टर्म है कहाँ, वाई एक्सिस पर, और ये क्या है, एक्स एक्सिस पर, यही ना, देखो ना, ये नहीं पीवी वर्सेस वी है ना, ये नहीं, ये वाई एक्सिस पर है, ऐसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये वॉल्यूम टर्म को सेपरेटली नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसा जो है ऐसा नहीं लिख सकते, बस ये तो वाई एक्सिस पर है लेकिन एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम टर्म है। तो देखो ये जो पीवी टर्म है ये वाई एक्सिस पर है, ये तो कांस्टेंट है, ये ना पीवी जो है कांस्टेंट है। तो अगर मान लो तुमको y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, मान लो y इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, दिमाग लगाओ, ये x और ये y, बोलो जल्दी बोलो। y के ये सॉरी x के परपेंडिकुलर आएगा, x के परपेंडिकुलर आएगा, ये x के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा ऐसा, मान लो ये लेंथ 5 है यहाँ पर, तो ये ऐसा आएगा ग्राफ, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या, x का कोई भी वैल्यू हो y 5 ही रहेगा, तो ये भी ऐसा ही होगा, ये पीवी जो है कांस्टेंट है ना, तो y एक्सिस पर जो है ना वो कांस्टेंट आएगा, ऐसा ही ग्राफ आएगा, समझ में आ गया। तो ये जो है इसको अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा, ये मान लो ये, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पीवी का वैल्यू क्या आएगा, ये एनआरटी, जैसे अभी y का y जो है y क्या था, 5 था, तो y अभी देखे ना 5 था, तो ये लेंथ 5 हो रहा था, अभी ये लेंथ क्या होगा, एनआरटी होगा, यही ना होगा। तो ये जो है t का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये मान लो टेम्परेचर है इंडिया का, ठीक है। अब मान लो ये जो है थोड़ा सा हम ये दूसरे कंट्री में गए, तो ये मान लो उस कंट्री में टेम्परेचर कुछ होगा T2, क्लियर। तो यहाँ पर जो है, अब ये बताओ ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ में अभी देखें y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा आया, ऐसा है मान लो, यही ना। तो ये लेंथ क्या है, ये y है और ये x है, ये लेंथ 5 है ना यहाँ से यहाँ तक। अब अगर y इक्वल टू तुमको 7 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, ऊपर जाएगा, ये यहाँ 7 है मान लो, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा, ये ना। 8 का अगर ड्रॉ करना है तो और ऊपर जाएगा 8 का, क्लियर। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये वैल्यू ऊपर जा रहा है, तो इसमें बताओ ये जो है एनआर, ये लेंथ क्या है, एनआरटी, ये लेंथ होगा क्या, एनआर, ये लेंथ होगा एनआरटी, ये टी मतलब यहाँ पर T1 है तो T1 हम बोल सकते हैं, ये होगा NRT1 राइट, और ये होगा NRT2 होगा, ये लेंथ होगा NRT2, पीवी का वैल्यू, यही ना। तो अब दिमाग लगाओ कि टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा, N और R तो कांस्टेंट है, यही ना, N और R तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ये ऊपर है T2, तो ये T2 ये जो है NRT2 का वैल्यू ज्यादा होगा, समझ में आया। यहाँ पर देखो ना, ये ऊपर है 7 और 8, तो नीचे से ज्यादा है ना, वो ये लेंथ ज्यादा है, तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा। इसका मतलब NRT2 ज्यादा, मतलब क्या, NR तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ही ज्यादा हुआ होगा। इसका मतलब ये जो है, ये मान लो इंडिया का है और ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर इंडिया से ज्यादा है,
लेकिन जो भी है वो उस कंट्री में कांस्टेंट है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये तो आसान है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसमें जो है ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, T1 इज, ये T2 इज ग्रेटर देन T1। रीजन क्या है? क्योंकि PV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, है ना। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि PV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, ये ना। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा PV का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, राइट। तो ये यहाँ से क्या आएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर? समझ में आ गया? चलो यहाँ अब चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट, यही ना। इसमें है क्या, इसमें था टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये है, नहीं तो यहाँ पर मेंशन कर लो, ये है बॉयल्स लॉ, ये है टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, राइट। तो अब बताओ, प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो अब तुमको इसका जो ग्राफ आएगा, ये वॉल्यूम वर्सेस टी है ना। तो वॉल्यूम वर्सेस टी, तो पहले तो ग्राफ कैसा आएगा पहले वो देखते हैं। तो ये PV इक्वल टू nRT, अभी जो है वो सर आपने पहले ग्राफ में भी किया था, देखो। हाँ, तो वैसा ही है, वैसा ही करना है। तो देखो जैसा पहले किए हैं वैसा ही यहाँ पर भी करना है। तो इस बार वॉल्यूम वर्सेस टी है, तो वॉल्यूम को कहाँ रखना है, y एक्सिस पर, और टेम्परेचर है x एक्सिस पर, तो टेम्परेचर को उधर रखो। तो यहाँ से क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर लो, nR/P इंटू टी आएगा। और देखो ये जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है ना इसमें, तो ये टर्म जो है, ये टर्म कांस्टेंट हो गया, और ये है y एक्सिस पर, और ये है x एक्सिस पर, राइट। और ये m का काम कर रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा, क्लियर। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, और ये मैथमेटिकली तो वो पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। तो थोड़ा सा ओरिजिन से ऊपर रखो, और ये जो है ऐसे आएगा। ये आया कब, ये मान लो प्रेशर जो है कुछ प्रेशर है 1 atm। अब मान लो तुमने प्रेशर चेंज किया, तो ये जो है ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे ऊपर वो हम देखेंगे बाद में। तो देखो अभी जो है वही तो एक्चुअली ये वही फाइंड करना है कि प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो ये है एक पार्टिकुलर प्रेशर पर, फिर दूसरा प्रेशर पर जो है क्या होगा, ग्राफ ऐसे स्लोप चेंज हो जाएगा ना। देखो ना, ये nR/P, प्रेशर अगर चेंज किया, N और R तो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगा, तो स्लोप चेंज होगा ना। देखो ना, प्रेशर अगर चेंज कर रहे हो तो ये है, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन अलग अलग कंट्री में गए तो टेम्परेचर अलग अलग है। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग टाइम जो है ना, हमने सेटअप अलग अलग रखा, डिफरेंट प्रेशर पर। समझ में आया? ये जो है ये सब याद है कि नहीं? इसमें जो है हमने जो पहले पढ़ा है वो हम मान के चलते तुमको आता है कि हम लोग क्या करते थे, सिलेंडर में ऊपर ये क्या करते थे, सिलेंडर के अंदर गैस था, और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर कुछ रखते थे हम, यही ना, यही है ना प्रेशर। तो मान लो एक बार एक्सपेरिमेंट किए, तो मान लो तुम ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ये प्रेशर ऊपर से कुछ नहीं किया और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। दूसरी बार तुमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया, ये मोल को उतना ही रखा, गैस उतना ही रखा, लेकिन तुम जाके ऊपर बैठ गया, तो अभी जो है प्रेशर तो अलग है। और फिर से तुम हीटिंग किया, तो फिर से तुमको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये एक्सपेंड करेगा। समझ में आया? तो प्रेशर अलग अलग है ना दोनों बार, तो दोनों ही बार क्या होगा, दोनों टाइम जो है ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, लेकिन दोनों टाइम जो है ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट में जो है प्रेशर डिफरेंट है, तो ये स्लोप डिफरेंट होगा। तो वही तो पूछ रहा है कि कब प्रेशर ज्यादा होगा। तो अभी जो है ये है, मान लो दो ही ग्राफ के लिए हम अभी बता रहे हैं, ये मान लो है P1 और ये P2, तो दिमाग लगाओ, ये है P1 और ये है P2 मान लो। तो इसमें देखो, या एक और नहीं तो एक और ड्रॉ करना है तो एक और कर लो, ये मान लो ऐसा है, ये है P3। तो अब देखो ये है P3, अब इसमें दिमाग लगाओ। अब देखो इसका ऑप्शन एक स्लोप से है ऑप्शन, ठीक है, स्लोप से चलो तो बिना पेन यूज किए तुम जो है इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? स्लोप में देखो P क्या है, नीचे है,
इसमें बताओ तो किसका स्लोप ज्यादा है? P3 का। तो अगर स्लोप ज्यादा है, ये वैल्यू अगर स्लोप ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा कब होगा? प्रेशर कम रहेगा तब, या प्रेशर ज्यादा होगा तब? प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम ना हो जाएगा? प्रेशर से डिवाइड हो रहा है ना, समझ में? वहां पर सिचुएशन अलग था, वहां पर एनआरटी था, ये स्लोप, यहाँ पर एनआर बाई पी है। तो प्रेशर अगर तुम ज्यादा लोगे तो ज्यादा से अगर डिवाइड करोगे इसको तो वैल्यू कम ना हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा जो है वो इसके लिए है, क्योंकि इसका स्लोप कम है ना। ऐसा मत दिमाग लगाओ हर बार की इधर T3 था तो हर बार जो है ये P3 यहाँ 3 दिख रहा है तो ज्यादा होगा, समझ में आया? तो P3 जो है सबसे कम होगा और P1 सबसे ज्यादा होगा। ये तो हो गया लॉजिक से, ठीक है। ये लॉजिक से यहाँ पर आंसर तो आ गया, सीधा आंसर क्या आया कि P1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आंसर आ गया P1 इज ग्रेटर देन P1 ना, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ये तो हो गया तुम्हारा ये इससे स्लोप से, लॉजिक से, बिना पेन यूज किए। अब अगर तुमको पेन यूज करना ही है, ठीक है, तो फिर दूसरा मेथड जो है, एक्चुअली दो मेथड है फिर, या तो इसके ये जो है y एक्सिस के पैरेलल तुम ड्रॉ करो, या x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो, तुमको जो मन है कौन सा करना है। मान लो तुम क्या करो, वॉल्यूम को कांस्टेंट करो, मान लो तुम वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दो, ठीक है। तो देखो तो अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो क्या होगा, ये जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिखेंगे ना। तो देखो ये जो है ये आया ये और ये, तो देखो ये जो है ये P3 है तो ये T3 आएगा, तो ये आ गया क्या T3, ये आएगा T2 और ये आएगा T1 आएगा, यही ना आएगा। अब देखो PV इक्वल टू एनआरटी के पास जाओ, अभी क्या किया तुम, वॉल्यूम कांस्टेंट किया ना, तो PV इक्वल टू एनआरटी के पास जाओ और देखो तो इसमें PV इक्वल टू एनआरटी में अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो, तुमको रिलेशन किस में फाइंड करना है, ये टेम्परेचर में और प्रेशर में। तो तुम अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो, मोल तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि ये गैस जो है गैस उतना ही है, गैस में तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये तो कांस्टेंट है n। और वॉल्यूम भी तुमने देखो वॉल्यूम एक्सिस पर तुमने ली, ये जो है ये इस एक्सिस के पैरेलल लिए हो, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है जी, डायरेक्ट होगा। देखो ये प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहां से आ गया क्या, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब देखो इसका मतलब टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, ये इसका ज्यादा है क्या, T3 ज्यादा है क्या, T1 ज्यादा है। तो अगर T1 ज्यादा है तो P1 ज्यादा होगा, क्लियर। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। तो ये लॉजिक से भी हम चल सकते हैं, मतलब ये बिना पेन यूज किए भी। मैथमेटिक्स देखो, मैथमेटिक्स आता है, मैंने पहले ही बोला था, ये सब चैप्टर जो है अगर मैथ आता है तो तुम बहुत ही इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। मैथ आना चाहिए तुमको, बेसिक मैथ, कोई ऐसा कोई डेंजर मैथ नहीं है, सिर्फ जो है ग्राफ आना चाहिए। पहले ही स्टार्टिंग में हमने बोला था तुमको ग्राफ आना चाहिए अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, चलो लिखो इसको। गैस लॉ में आगे लिखो क्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अब देखो ये जो लॉ है ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे डिफ्यूजन ऑफ स्प्रे या सेंट इन द रूम। तो रूम में मान लो तुम जो है कोई सेंट या कुछ भी स्प्रे किया, ठीक है। तो कोई भी स्प्रे हो तो क्या होता है, रूम में मान लो किसी कॉर्नर पर, ठीक है, रूम में कहीं भी एक जगह तुमने अगर कुछ स्प्रे किया तो पूरे रूम में फैल जाता है, होता है ना, हर जगह स्मेल आता है। ऐसा क्यों, या कहीं पर अगर ये अगरबत्ती जलाया तुमने तो वो हर जगह फैल जाता है ना, अगरबत्ती अगर जलाया तो वो जो है हर जगह फैल जाता है वो गैस। तो इसका मतलब क्या है कि
अब ऐसा नहीं है कि रूम में पहले से गैस नहीं है, समझ में आया? रूम में हर जगह पहले से गैस है, लेकिन जिस जगह पर अगरबत्ती जल रहा था या जहां पर तुमने स्प्रे किया, वहां पर जो भी स्प्रे किया उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, यही ना? उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, लेकिन बाकी जगह वो नहीं है, तो वहां पर उसका कंसंट्रेशन हाई है और बाकी जगह वो नहीं है, तो वो क्या होगा, बाकी जगह भी फैल जाएगा। समझ में आया? जहां पर तुमने मान लो यहाँ पर हमने स्प्रे किया तो यहाँ पर कंसंट्रेशन स्प्रे का बढ़ गया, लेकिन बाकी जगह नहीं है, तो इसलिए हर जगह वो धीरे धीरे फैल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना? तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। अब फिर इफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन थ्रू अ स्मॉल होल इज कॉल्ड डॉट 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 मीन्स इफ्यूजन। ठीक है, तो इफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैस, ये भी था वही, लेकिन ये क्या था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये क्या है, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। जैसे एग्जांपल देखो, फ्लो ऑफ गैस थ्रू साइकिल ट्यूब व्हेन पंक्चर्ड। जब जो है साइकिल या जो भी बाइक जो भी मतलब पंक्चर होता है तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तक उसमें से गैस जो है निकलता है, यही ना बाहर, तो वो जो क्या है, वो है इफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन नहीं है वो जो है देखो, क्योंकि उसमें भी अंदर में एयर ही था और बाहर भी एयर है, यही ना? बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, लेकिन इस बार जो है अंदर से बाहर निकल रहा है ड्यू टू प्रेशर। अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर कम है। अच्छा एक बार बताओ, क्या सारे गैस जो है अंदर से बाहर निकल जाता है क्या? नहीं, थोड़ा रह जाता है। जब प्रेशर अंदर ट्यूब के अंदर और बाहर सेम हो जाता है तो रुक जाता है वो, राइट? तो ये जो है इफ्यूजन क्या है, ये ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। समझ में आया? और क्या उसके लिए स्मॉल होल होना चाहिए, यही ना? स्मॉल होल होना चाहिए, तभी वो धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो इसको बोलते हैं हम इफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? समझ में आया दोनों में डिफरेंस? चलो अब क्वेश्चन है, व्हिच गैस विल कम आउट अर्लियर। अब देखो दो डिफरेंट गैस है, मान लो दोनों गैस जो है प्रेशर देखो दोनों में सेम है, दोनों में प्रेशर सेम है, तो दो डिफरेंट गैस है। ठीक है, दो डिफरेंट गैस है, तो क्वेश्चन है कि कौन सा गैस जो है पहले आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है व्हिच गैस विल कम आउट अर्लियर। तो अभी हमने क्या बोला है, इफ्यूजन क्या था, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में समझ में आया डिफरेंस? डिफ्यूजन क्या है, इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे अगरबत्ती जलाए, ठीक है, अगरबत्ती जलाए तो वो वहीं पर जलेगा, या स्प्रे किए तो वहीं पर है, तो बाकी जगह भी फैल रहा है क्योंकि बाकी जगह कंसंट्रेशन जीरो है, तो एक जगह जलाए तो हर जगह रूम में फैल गया, तो वो हो गया डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है, ये है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जैसे साइकिल ट्यूब में अंदर में भी एयर है बाहर भी एयर है, तो इस बार कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन की वजह से नहीं है, अंदर और बाहर दोनों एयर है, लेकिन प्रेशर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी वजह से अंदर से बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इफ्यूजन। अब सवाल यह है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि इस दोनों में देखो प्रेशर सेम है, इस बार है प्रेशर सेम है, तो कौन सा गैस जो है पहले बाहर आएगा। अगर मान लो ट्यूब के पास ये ट्यूब में दोनों गैस है, दोनों डिफरेंट गैस है ना, लेकिन प्रेशर दोनों का सेम है, तो जल्दी बाहर कौन निकलेगा, ऑक्सीजन। कैसे पता, कंसंट्रेशन हीलियम आएगा ना पहले। मान लो तुम छत पर जो है छत पर बैठे हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं और कुछ हुआ, बारिश आ गई या भूकंप आ गया, तो जो हेवी मास का है, मोटे हैं, वो जल्दी नीचे उतरेगा या जो पतला सा है, फिर इसका मास कम है ना, तो ये जल्दी आएगा बाहर। समझ में आया? तो देखो दोनों में प्रेशर सेम था, कंडीशन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो है एक दूसरे छत पर हो, वहां पर जो या दूसरे कंट्री में जहां पर भूकंप बहुत डेंजर आ गया, और एक दूसरे कंट्री में जहां पर नॉर्मल भूकंप आया, तो वहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते डायरेक्ट। समझ में आया? तो ये जो है उसके लिए फिर कंडीशन देखेंगे, उसके आएंगे। अगर प्रेशर अगर डिफरेंट है तो फिर हम उस पर भी आएंगे। अभी प्रेशर अगर सेम है मीन्स कंडीशन दोनों के लिए सेम है, तब हम बता सकते हैं कि जिसका जो है ये जो आदमी हैवी है वो उसको टाइम लगेगा नीचे आने में। कहने का मतलब जिसका मास ज्यादा है वो क्या वो जो है जल्दी नहीं आएगा बाहर, यही ना। इसका मास कम है, तो इसका रीजन क्या है, सॉल्यूशन ये हीलियम का ड्यू टू
लेस मोलर मास, यही ना। तो यहाँ ये क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये ना, हाँ ड्यू टू लेस मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ये हीलियम ना। हाँ चलो आगे लिखो, स्टेटमेंट ऑफ ग्राम्स लॉ में, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये तो पता है कि ये जिसका मास ज्यादा होगा वो जल्दी बाहर नहीं आएगा, हाँ मतलब तो जिसका मास कम है, ये जिसका मास ज्यादा है, ये इसका ज्यादा था ना, हाँ तो उसको टाइम लगेगा आने में, मतलब उसका रेट कम है। जिसका मास कम है वो जल्दी आएगा। लेकिन दोनों में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, इन्वर्सली तो है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ये जो है रेट जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये कंडीशन है कब, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। समझ में आया? अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, जैसे इस केस में प्रेशर सेम था ना, और टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। कुछ नहीं बोला है मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, इसका मतलब रेट क्या होगा, मोलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो R1/R2 क्या होगा, देखो ये इन्वर्स है ना, तो ये क्या होगा, ये M2/M1 होगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ K आएगा, टर्म आएगा, तो R1 करेंगे तो K1 इंटू 1/√M1 आएगा, और R2 करेंगे तो K तो वही रहेगा, तो K कांस्टेंट सेम रहेगा, तो K इंटू क्या होगा 1/√M2, अगर इसको R2 लेंगे तो R1/R2 करेंगे तो K कैंसिल हो जाएगा, तो M2/M1। ये कब, ये कंडीशन है कब, गैस सेम जो है, ये गैस डिफरेंट है लेकिन टेम्परेचर सेम है, तो वहां लिखा ही हुआ है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब अगर प्रेशर डिफरेंट हो या डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट हो, तो लॉजिक लगाओ, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो जल्दी बाहर आएगा, तो रेट ज्यादा होगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ में आया? लेकिन गैस सेम होना चाहिए। अभी गैस अगर सेम है तब हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि रेट जो है ज्यादा होगा जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो R1/R2 क्या होगा। लेकिन कंडीशन है इसमें क्या, गैस सेम होना चाहिए, गैस सेम होना चाहिए, तो सेम होना ये गैस कुछ नहीं बोला तो टेम्परेचर सेम ही होगा। गैस डिफरेंट रहा तो सब तो गैस अगर डिफरेंट रहा तो उसके लिए आएंगे ना, अभी कंडीशन है अगर सेम गैस है तब। ठीक है, तो 1/1 आएंगे। अगर अभी गैस क्या है, सेम है, तो अगर सेम गैस है तो उसके लिए डायरेक्टली प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशन है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि गैस भी डिफरेंट कर दिया और ये क्या कहते हैं, गैस भी डिफरेंट कर दिया और तुमको प्रेशर भी डिफरेंट कर दिया, तो दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो गैस भी डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैस एट डिफरेंट प्रेशर, तो उस केस में क्या होगा, R1/R2 प्रेशर का डायरेक्टली लेकिन मोलर मास का इन्वर्सली। क्लियर, तो प्रेशर का डायरेक्टली होगा तो ये P1/P2 और इनटू ये मोलर मास का इन्वर्सली, तो M2/M1। ये कब होगा, जब प्रेशर डिफरेंट है और गैस भी डिफरेंट है, मीन्स मोलर मास भी डिफरेंट है। क्लियर, तो अब देखो, ये अगर तुमको पता है तो ये तो तुम खुद से भी लॉजिक लगा सकते हो। अगर गैस सेम होगा तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, लॉजिक लगाओ, गैस सेम होगा तो ये दोनों टर्म सेम होगा, क्योंकि मोलर मास सेम होगा ना, तो ये कैंसिल होगा, तो ये फिर ये ऐसा ही ना आएगा। प्रेशर अगर सेम रहेगा तो अब प्रेशर सेम रहेगा तो ये दोनों टर्म सेम होगा, तो ये कैंसिल होगा, तो फिर ये यही रहेगा। समझ में आया? तो ये जो है ये फाइनली इसी से डेराइव होकर के ये और ये आया है। समझ में आया? तो प्रेशर सेम होगा तो ये टर्म कैंसिल होगा, मोलर मास सेम होगा तो मतलब गैस सेम होगा तो ये टर्म कैंसिल होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। हीलियम है 5 atm पर और O2 ऑक्सीजन है 4 atm पर, तो इसका रेट का जो रेशियो होगा R1/R2, ये है 1 और ये है 2। तो देखो प्रेशर डिफरेंट है और गैस भी डिफरेंट है, तो प्रेशर के डायरेक्टली लेकिन मोलर मास का इन्वर्सली, तो प्रेशर क्या है 5 और 4, यही ना, तो P1/P2 ये क्या आएगा 5/4। ठीक है, 5 atm और ये 4 atm, लेकिन मोलर मास तो डिफरेंट है ना, तो मोलर मास की इसका कितना होगा, ये 2 मतलब ये इसके लिए है और 1 मतलब है ये हीलियम के लिए, तो हीलियम जो है ये 1, ये क्या होगा, ये रूट M2/M1 करेंगे, रूट M2/M1, तो M2 क्या है ऑक्सीजन 32 और इसका 4, तो ये होगा 32/4। ठीक है, अब जो भी है उसका वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल, पहले यहाँ तक लिखो। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो, ये और ये पहले खुद से ट्राई करो,
उसके बाद पहले हम इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पहले अभी ये दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलो जल्दी करो। आ गया आंसर? इसका देखो क्या होगा। इस केस में तो बहुत ही आसान है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और कुछ नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये वैल्यू क्या आएगा, ये जो है प्रेशर अगर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी, तो ये होगा मोलर मास का इन्वर्सली। तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। नहीं, ये इन्वर्स होगा, तो ये होगा O2 और ये होगा H2, यही ना? तो इसका मोलर मास कितना 32 और इसका हाइड्रोजन का कितना होता है H2 का 2 ना, तो ये होगा 32/2, तो ये होगा 16/1 मीन्स 4 आएगा, ठीक है? 4:1 या 4 एक ही बात है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 4:1 मोलर मिक्सचर है हीलियम और मीथेन गैस का, ठीक है? तो दो गैस है, दोनों गैस है इज प्रेजेंट इन अ वेसल। तो एक कंटेनर है जिसमें ये दोनों गैस है और इसका मोलर रेशियो क्या है, ये हीलियम है 4 और मीथेन है 1, ठीक है? तो ये है मोलर रेशियो। और प्रेशर कितना है 20 बार। ये प्रेशर कहाँ का होगा, गैस के अंदर का प्रेशर, गैस के अंदर का प्रेशर है ना ये। अब क्या हुआ, ड्यू टू होल इन द वेसल गैस मिक्सचर लीक्स आउट। सही बात है, अगर उसमें थोड़ा सा भी होल हुआ तो गैस मिक्सचर बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो दोनों गैस साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि ये हीलियम जो है, हीलियम का मास कम है तो हीलियम पहले आ जाएगा और तब तक वेट करेगा मीथेन कि हम बाद में जो है हम बाद में बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है। आएगा तो दोनों मिक्सचर साथ में ही आएगा, लेकिन दोनों का रेट डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों गैस डिफरेंट है, दोनों का मोलर मास डिफरेंट है। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिक्सचर डिफ्यूजिंग आउट। वही तो पूछ रहा है कि जो मिक्सचर बाहर आ रहा है उसमें दोनों का रेशियो क्या है। समझ में आया? तो दोनों का रेशियो क्या है। अब देखो, अब हम अगर ऐसे सोचे कि प्रेशर तो सेम है, प्रेशर सेम है, तो जनरली क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कि प्रेशर जो है, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये मिक्सचर जो है दोनों का मिक्सचर का रेशियो क्या है ना, वही ना। तो जो रेशियो है किसका, हीलियम और मीथेन का, तो हीलियम का रेट और मीथेन का, मीथेन क्या है CH4 ना, इसका जो है इसका क्या होगा प्रेशर ऑफ, ये इसका प्रेशर और इसका प्रेशर का रेशियो। तो तुम बोलोगे दोनों का प्रेशर तो सेम ही है, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ हीलियम और अपॉन प्रेशर ऑफ मीथेन, यही ना। अगर हम प्रेशर भी अभी हम प्रेशर और ये मोलर मास दोनों टर्म को ले रहे हैं, तो और कुछ नहीं बोला है टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये हीलियम का मोलर मास कहाँ आएगा, मोलर मास जो है यहाँ पर मीथेन, यही ना, तो इसका मोलर मास CH4 और अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम, यही ना होगा। अब देखो तुम क्या करोगे इसको कि प्रेशर बोलोगे कि प्रेशर तो सेम ही है दोनों गैस के लिए, तो ऐसा करते हैं दोनों के लिए 20-20 कैंसिल हो गया, और ये 16 ये क्या होगा, ये हीलियम का 4, तो 16/4 मीन्स कितना 4/1, तो 2:1 आंसर बी आएगा। ऑप्शन वो भी देगा बट आंसर वो नहीं है, समझ में आया, आंसर वो नहीं है। तो फिर सवाल है आंसर क्या है। अब देखो इसमें ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर टोटल प्रेशर नहीं है, ये जो प्रेशर है ये प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, हीलियम का खुद का प्रेशर। जैसे इस रूम में जो टोटल प्रेशर है, अगर ये दोनों गैस है तो ये दोनों के गैस का कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में, तो प्रेशर का खुद का प्रेशर जो होगा वो 20 नहीं है, 20 दोनों मिला के है। तो सवाल है कि फिर इसका हीलियम का उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, या वैसे भी PV = nRT से हम ये इसको जो है सोच सकते हैं। PV = nRT में अगर या तो लॉजिक से भी हम सोच सकते हैं कि प्रेशर का जो रेशियो है वो मोल के रेशियो में, ये हम पहले पढ़ा दिए हैं। या PV = nRT के पास भी इसका है सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है वेसल में, और ये जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, R होता ही कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो प्रेशर जो है मोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये पहले भी पढ़ चुके हम। PV = nRT के पास सबका इलाज है, कुछ नहीं बोला है तो हम आइडियल गैस मान के चलेंगे, रियल गैस नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। तो प्रेशर मोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वैसे भी लॉजिक से हम जानते हैं कि प्रेशर का जो रेशियो होगा वो मोल के रेशियो में होगा, राइट। और मोल का रेशियो तुमको दिया हुआ है,
समझ में आया? तो ये जो रेशियो है ये क्या है, ये है मोल ऑफ हीलियम अपॉन मोल ऑफ मीथेन और इनटू ये कितना 16/4, तो ये कितना आएगा 4/1 और इनटू ये क्या आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 4/1 मीन्स 2/1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 8:1, ठीक है। एक मेथड है, दूसरा मेथड है, अगर मान लो तुमको ये लॉजिक नहीं काम कर रहा है तो दूसरा मेथड भी है। अब देखो ये पता है वहां पर भी यही यूज करेंगे, लॉजिक यही यूज करेंगे, बट इनडायरेक्टली कैसे, जिस रेशियो में मोल होता है उसी रेशियो में प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो टोटल प्रेशर कितना है 20, तो 20 में ये टोटल कितना है गैस 4 + 1 5 मान लो, ठीक है। तो 5 अगर है मतलब 4 और 1 के रेशियो में है ना, तो 20 भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी रेशियो में, जिस रेशियो में मोल है उसी रेशियो में प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर यही दोनों गैस मिला करके है। अगर ये 1:1 होता 50-50 होता तो 10 बार होता हीलियम का और 10 बार होता मीथेन का, बट ऐसा है नहीं। उस केस में आंसर ये आता क्योंकि प्रेशर कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पर 4:1 है, इसका मतलब क्या, इसका 4 पार्ट है और इसका 1 पार्ट है, तो बताओ तो 20 में 4 पार्ट है हीलियम का, तो हीलियम का खुद का कितना 16 होगा और इसका कितना होगा 4, तो 16/4 रखोगे ना तब भी आंसर सेम ही आएगा। 16/4 रखोगे तो देखो ये 4/1 हो जाएगा, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो वो भी उससे भी हम सोच सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे अब लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली तुमको नहीं देगा ये इस फॉर्मूला से जो अभी जो पढ़े हैं R1/R2 = P1/P2 × √M2/M1। हमेशा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि तुमको वैसा ही दे। एग्जाम में क्या करते हैं, तुमको डिस्टेंस या वॉल्यूम या ये प्रेशर, ड्रॉप इन प्रेशर या नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ये 4 फॉर्मूला है, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम इससे रिलेटेड, तो ये इसको लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अब जैसे मान लो कि कोई गैस अगर ज्यादा डिफ्यूज होगा, मतलब ज्यादा स्पीड से अगर निकल रहा है, तो एक पार्टिकुलर टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक पार्टिकुलर टाइम में मान लो 2 गैस है, तो 2 गैस जो है ना बाहर आ रहा है, तो जिसका स्पीड ज्यादा है वो जल्दी बाहर आ रहा है, तो वो एक पार्टिकुलर टाइम में जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और मतलब रेट जो होगा, रेट तो जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसका मतलब उसका रेट ज्यादा है। और वॉल्यूम डिफ्यूज्ड, जो ज्यादा निकलेगा बाहर उसका ज्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, तो वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। अगर 2 डिफरेंट कंटेनर है और दोनों में जो है दोनों से गैस बाहर निकल रहा है, तो जिसका रेट ज्यादा है बाहर निकलने का उसका वॉल्यूम जल्दी कम होगा, मीन्स जल्दी वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, तो वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, एक ये भी हो सकता है फॉर्मूला। और है क्या, नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम डिफ्यूज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, ये भी रेट है, ठीक है। और अगर प्रेशर, ये वॉल्यूम अगर डिफ्यूज हो रहा है मतलब गैस जल्दी बाहर निकल रहा है, तो प्रेशर अंदर का घटेगा जल्दी, तो हम प्रेशर के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। क्लियर, समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन देखो, बताओ क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये जो है ये क्वेश्चन ये तो सिंपल है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इक्वल टाइम इज टेकन बाय 100 ml ऑफ H2 गैस एंड 25 ml ऑफ गैस टू डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पार्टीशन, फाइंड मोलर मास ऑफ गैस। चलो पहले खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, और नहीं तो इसको सोल्व करने से पहले एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो ऐसा है कि एक रूम है, या मान लो कि कोई ऐसा है, ये एक मान लो तुम कहीं पर गया जहां पर कि ये है, ये मान लो एक ये दोनों साइड रूम है, ठीक है, इधर भी रूम है इधर भी रूम है, ऐसे रूम है, ठीक है, इधर दोनों साइड, और ये बीच में जो है ये ऐसे स्पेस है, ये रूम के बीच में गैप नहीं है, गैप नहीं है रूम के बीच में, ठीक है, ये रूम के बीच में गैप नहीं है। मान लो हॉस्पिटल गया तुम, ये बीच में ऐसे ऐसे गली है बना हुआ, ठीक है, तो बीच में एक ऐसे ऐसे जो है ये जो है ये गैप है, इधर से तुम एंट्री किया और उधर से भी कोई एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें कि मान लो ये इधर से और इधर से भी एंट्री कर रहा है और इधर से भी एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कुछ आदमी है जो इसमें इस गैप में, ठीक है, जैसे मान लो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो है ये गली होता है और दोनों साइड रूम रहते हैं, यही होता है ना, इधर भी और इधर भी, तो ये गैप है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां से यहां तक कुछ आदमी है, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक कुछ आदमी बैठे हुए हैं,
अब तुम दोनों साइड से क्या किया, इधर से और इधर से एट द सेम टाइम पर इधर से भी और इधर से भी दो डिफरेंट गैस को यहां से स्प्रे किया, ठीक है। कोई गैस जो है यहां पर लीक कर दिया तुमने। एक साइड से है लाफिंग गैस क्या होता है N2O, और दूसरा से है साइनाइड गैस। तो क्वेश्चन क्या है कि कहां पर आदमी हंसते हंसते मरेगा पहली बार, समझना क्वेश्चन। एक साइड से है लाफिंग गैस, ठीक है, N2O, और दूसरे साइड से है ये साइनाइड गैस HCl, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अब देखो ये गैस जब इधर एंट्री करेगा, दोनों सेम प्रेशर पर है, कुछ नहीं पूछ रहा है तो प्रेशर सेम मान लेंगे, तो कुछ नहीं दिया हुआ है, दोनों साइड से सेम प्रेशर पर है, टेम्परेचर भी सेम है। तो इधर से अगर ये गैस एंट्री किया, ठीक है, और इधर से ये लाफिंग गैस एंट्री किया, तो ये गैस इधर आ रहा है और ये गैस इधर जा रहा है। अब देखो इसमें क्वेश्चन मतलब ये पूछ रहा है कि ये बीच का जो है मिडिल पॉइंट जो है ये मिडिल पॉइंट से इधर या इधर, क्वेश्चन क्या है, हंसते हंसते कौन मरेगा। क्वेश्चन ये है कि हंसते हंसते कौन मरेगा, यही ना। पहली बार मरना सबको है, क्योंकि ये साइनाइड गैस अगर जाएगा तो सबको मरना है, समझ में आया। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ आदमी बैठा हुआ है और दोनों साइड से दो गैस डिफरेंट गैस को स्प्रे किया गया, मतलब लीक कर दिया गया। ये है साइनाइड गैस और ये है लाफिंग गैस। तो ये गैस जब इधर आना शुरू होगा तो लोग हंसने लगेंगे, इधर आदमी बैठा हुआ है ना, और इधर से जब ये जाएगा ये साइनाइड गैस तो लोग मरना शुरू करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम कहां पर, मतलब ये 50% जो एरिया है, मतलब ये इसका जो ये है बॉर्डर बीच में, उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड फर्स्ट टाइम हंसते हंसते आदमी मरेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब इधर या इधर, ये क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड कैसे पता, उसका जो मास है, इसका जो मास है वो इससे कम है क्या। ये कितना है 14 × 2 और प्लस 16, ये कितना 28 प्लस 16, और ये कितना है 14 प्लस 12 प्लस 1, तो ये कम है ना। तो इसका स्पीड ज्यादा है, तो ये साइनाइड गैस जो है ज्यादा स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब राइट, ये जो है ये गैस धीरे धीरे आ रहा है और ये गैस जल्दी स्पीडली चल रहा है। तो ये गैस जब आ रहा है तो यहाँ पर जो लोग है उसको हंसाते हुए आ रहा है, और ये जो जा रहा है तो ये मारते हुए। अब ऐसा नहीं होगा कि मरते मरते हंसेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो मर गया वो हंसेगा कैसे, लेकिन हंसते हंसते मरेगा जरूर, ठीक है। तो ये इधर से हंस रहा है, और जब ये गैस एंट्री दोनों मतलब मिला, कहने का मीनिंग ये है कि इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि दोनों कब मिलेगा। तो ये चल रहा है स्लो क्योंकि मास ज्यादा है, और ये चल रहा है फास्ट। तो ये जो आधा है इसका, ये बीच में जो है उसके राइट साइड जाकर के थोड़ा इधर होगा, समझ में। तो इधर होगा जहां पर फर्स्ट टाइम क्या है कि ये हंसते हंसते लोग मरेंगे, ठीक है। मरना तो सबको है, ठीक है। चलो अब इसका आंसर दो जल्दी से, ये तो समझ में आ गया ना। इसका आंसर जल्दी से दो, आ गया आंसर। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये जो रेट है ये H2 गैस और एक दूसरा कोई गैस है जिसका क्या पूछ रहा है, मोलर मास, यही ना। तो H2 गैस और दूसरा कोई गैस है अननोन गैस, उसका मोलर मास पूछ रहा है। दोनों का रेट जो होगा वो क्या होगा, दोनों का रेट जो है ये अभी देखो प्रेशर के टर्म में नहीं, अभी क्या है, ये वॉल्यूम डिफ्यूज के टर्म में 100 ml ऑफ H2 गैस और 25 ml ऑफ गैस, कोई गैस है। तो दोनों इक्वल टाइम ले रहा है डिफ्यूज करने में, ठीक है। ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, ये टाइम तो सेम ले रहा है, ज्यादा वॉल्यूम कौन ले रहा है, ये 100 ml, मतलब H2 ज्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि H2 जो है, H2 फास्ट है, होना भी चाहिए, H2 से लेस मोलर मास का कोई गैस ही नहीं है। तो ऑब्वियसली H2 जो है फास्ट है, और बाकी जो भी है दूसरा गैस है वो स्लो चल रहा होगा। तो फिर उस बाकी जो है जिसके बारे में पूछ रहा है उसका मास H2 से ज्यादा होगा। तो लॉजिक से आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है H2 से ज्यादा ही है। तो लॉजिक से तुम नहीं इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि H2 का 2 होता है ना, तो बाकी सारे ऑप्शन 2 से ज्यादा ही है। ये तो फिक्स है 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो गैस जो है 25 ml ही डिफ्यूज हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी देखो ये क्या है, वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन रेट। तो 100 ml बाय T, उसके लिए जो टाइम है, टाइम दोनों के लिए सेम है ना, और ये 25 ml 25 बाय T, दोनों का सेम टाइम लगेगा। T कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ 100 बाय 25 मीन्स कितना 4/1, यही ना। और ये जो है ये क्या है, रेट जो है इसको हम लिख सकते हैं मोलर मास के टर्म में, क्योंकि मोलर मास पूछ रहा है ना, समझ में आया। तो मोलर मास के टर्म में क्या लिख सकते हैं
इसको मोलर मास जिसका फाइंड करना है, किसका, इसका ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m x बाई H2 का कितना होता है 2, तो 2 इक्वल टू कितना 4/1। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल दो, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 16/1, और फिर ये यहाँ से क्या आएगा m x क्या आएगा 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। अब हम आते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क पर, होमवर्क नंबर 5। उसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन द प्रेशर ऑफ 10 लीटर O2 इज डबल्ड एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 500 टू 1000 केल्विन, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी। और आपके ऑप्शन है 10 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है कि प्रेशर ऑफ 10 लीटर O2 is doubled and its temperature increases from 500 to 1000। तो देखो टेम्परेचर डबल हो गया है, यही ना, टेम्परेचर डबल हो गया है, और ये प्रेशर क्या हुआ है, प्रेशर भी डबल हो गया है, राइट। तो टेम्परेचर डबल हो गया है और प्रेशर भी डबल हो गया है। तो देखो लॉजिक से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, लॉजिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर डबल हुआ और प्रेशर भी डबल हो गया, यही है ना, प्रेशर डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा, यही ना। अगर सेम रेशियो में अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अगर सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा। और गैस फिक्स है तो मोल तो कांस्टेंट होगा ही, और आर तो होता ही है कांस्टेंट, तो एन आर तो कांस्टेंट रहता ही है। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा, तो लॉजिक से ही आ जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आंसर इज ए, ठीक है। अब तुम इसको सोल्व कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले क्या है, इसमें टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को 500 से 1000 किया गया और प्रेशर डबल कर दिया गया। तो प्रेशर मान लो P है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है शुरू में कितना है, यहाँ 10 लीटर दिया है ना, 10, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू मोल जो है, मोल तो वही रहेगा गैस का, जो भी है N, और R और T है कितना 500, ये है केल्विन में ना, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में देखो प्रेशर डबल हो गया, ये होगा 2P इंटू, अब देखो ये वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो न्यू वॉल्यूम मान लो V डैश, ठीक है, ये तो पूछ रहा है, मोल तो उतना ही है NR, और ये 1000 होगा। अब देखो दोनों को डिवाइड करो तो ये कैंसिल, और ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये अपॉन ये 2/1 करोगे, अगर ये आएगा 2 और ये PP कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या आएगा V डैश अपॉन V डैश इंटू 2, ठीक है, और अपॉन 10, यही ना होगा, PP कैंसिल होगा, और NR और ये NR कैंसिल होगा, 1000/500, तो ये आएगा 2, तो V डैश क्या आएगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो 10 को इधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा, V डैश यहाँ से क्या आएगा 10 आएगा, तो ये आएगा 10 लीटर, ठीक है। तो इससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है, तो इससे भी आंसर वही आएगा और लॉजिक से भी आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क नंबर 6 में क्या पूछ रहा है। इसमें देखो पहले 2 ग्राम है गैस ए, उसको एक है एम्प्टी फ्लास्क, उसमें रखा गया, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद प्रेशर जो है, प्रेशर कितना मिला 1 atm, और टेम्परेचर था 25। बाद में टेम्परेचर को कुछ किया नहीं गया, कुछ टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है ना, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर है कितना 1 atm। उसके बाद क्या है, इफ 3 ग्राम ऑफ अनदर गैस B इज देन एडेड, तो बाद में कितना टोटल कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया, यही ना, 2 तो पहले से था ना A, और बाद में 3 ग्राम आया B, तो 3 + 2 क्या हो गया 5 ग्राम टोटल गैस। तो उसके बाद क्या हुआ, टू द सेम फ्लास्क, तो फ्लास्क सेम है, ठीक है, तो फ्लास्क अगर सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा। द टोटल प्रेशर बिकम्स 1.5 atm, टोटल प्रेशर हो गया कितना 1.5 atm। तो ऑब्वियसली अगर सेम कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और तुमने अगर गैस एक्स्ट्रा उसमें इंट्रोड्यूस किया है, टेम्परेचर सेम है, तो एक्स्ट्रा अगर इंट्रोड्यूस किया है तो प्रेशर तुमको तो बढ़ना ही पड़ेगा, तो प्रेशर हो गया कितना 1.5। तो तुमको मोलर मास का क्या पूछ रहा है, रेशियो, ठीक है। तो चलो PV = nRT, पहले हम गैस ए के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। गैस ए जब ओनली ए था तो क्या
ये प्रेशर इक्वल टू कितना है 1 atm था, तो प्रेशर के लिए 1 लिखे, वॉल्यूम तो वही रहेगा, तो V, और मोल के लिए क्या लिखेंगे 2 ग्राम है ना, तो 2 बाय मोलर मास, अभी गैस A के लिए लिख रहे हैं ना हम, तो 2 बाय ma इंटू RT। ठीक है, टेम्परेचर की जगह हमने कुछ नहीं लिखा है, 25 डिग्री है तो हमको 273 ऐड करके लिखना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं लिख कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 3 ग्राम ऐड किया गया, तो प्रेशर हो गया 1.5 और वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, इक्वल टू, ऐसा नहीं करना है कि 5 बाय ma प्लस mb कर दो, टोटल जो है, टोटल यहाँ पर क्या आएगा n आएगा ना, PV इक्वल टू nRT में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर हो गया कितना 1.5 राइट, और मोल जो है, अगर तुमने टोटल प्रेशर लिया है तो मोल तो टोटल लेना पड़ेगा, तो टोटल मोल ऐसा थोड़ी ना निकालेंगे कि 5 ग्राम है टोटल गैस तो 5 बाय दोनों का मोलर मास को ऐड कर दो, ऐसा नहीं करेंगे, दोनों का सेपरेटली फाइंड करेंगे मोल और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 2 बाय ma प्लस 3 बाय mb और RT तो वही रहेगा। अब यहां से इस दोनों का जो है, इस दोनों इक्वेशन से वैल्यू नहीं निकलेगा क्या, ma बाय mb, क्या करेंगे इसको जो है, इस दोनों को ये इससे डिवाइड करो, इसको यही ना 2 बाय 1 करो, तो देखो आंसर क्या आएगा, अगर ये 2 बाय 1 हम किए, ठीक है, ये कैंसिल होगा, वॉल्यूम RT भी कैंसिल होगा, और ये क्या आएगा 1.5, यही ना 1.5 बोले तो ये आएगा 1.5 बाय 1 राइट, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये अपॉन ये, तो ये कैंसिल होगा, तो 2 बाय ma प्लस 3 बाय mb अपॉन 2 बाय ma होगा, और ये RT टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 ma कौन सा, नीचे का 2 बाय ma, हाँ 2 बाय ma को क्या करना है, उधर नीचे का 2 बाय ma को उधर भेज देंगे, इधर भेज दोगे, तो ये भी एक ऑप्शन है, इससे बेटर है कि देखो हमको हमेशा जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि हमको हमारे जो है आंसर जो है वो क्या लाना है, हमको ma बाई mb टर्म लाना है, ma बाय m, हाँ, तो यही है ना ma बाई mb है या क्या है, ma बाई mb, तो तुमको ma बाई mb टर्म रखना है, बाकी टर्म जो है, बाकी टर्म नंबर में लाना है, तुम इसको इधर लाओगे तो और ज्यादा तुम बढ़ा रहे हो, तुम अपना प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, समझ में आया, तो फिर तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड जो बढ़ रहा है, ये इक्वेशन जो है ना, तुम उसको जो है कॉम्प्लिकेटेड करोगे, तो क्या करो इसको, अब इसको सेपरेट करो, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको भी इससे, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस ये अपॉन ये, यही ना, तो 3 बाय mb अपॉन 2 बाय ma राइट, और ये इक्वल टू कितना, ये 1.5, तो यहां से क्या आएगा, इसको इधर लाओ, 1 को इधर लाओ, तो 1.5 माइनस 1 होगा, 1.5 माइनस 1 इक्वल टू कितना, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ये क्या आएगा 3 बाई mb इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको ma बाय 2 लिख सकते हैं, तो ma बाई 2 राइट, यही ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ma बाई mb क्या होगा, ये होगा कितना 0.5, तो 0.5 इक्वल टू कितना, ये होगा, ये 3 बाई 2 इंटू ma बाई mb होगा, है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू ma बाई mb होगा, ma बाई mb हमको क्या फाइंड करना है, ma बाई mb ना, तो ये 2 गया, तो देयरफॉर ma बाई mb जो आएगा वो आएगा कितना 1 बाई 3 आएगा, ठीक है, क्लियर, चलो, तो ये तो हो गया। अब देखो इसको जो है, इसको सोल्व करने का दूसरा मेथड बता रहे हैं, इसको सोल्व करने का दूसरा भी मेथड है, उसको बता रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, ये जो है, ये अभी हमने यहाँ पर 1.5 लाया है, यहाँ 1.5 लाए ना, तो तुमको क्या करना है, देखो बाद में जो हम गैस B इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी एक मेथड है, बट इसमें देखो टाइम तुमको ज्यादा लग रहा है, इसको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर को हम यूज करेंगे, ठीक है, अभी देखो तुम दूसरा गैस अगर इसमें लाओगे B, तो उसके कारण से एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, कितना, पहले कितना था, पहले था 1 atm प्रेशर, और बाद में जो हम लाए हैं दूसरा, उसके कारण से हो गया
कितना उसके कारण से हो गया 1.5, मतलब बाद में जो लाए हैं बी गैस, बी का प्रेशर तो तो इसका 1.5 है, तो इसका मतलब बी के कारण से एक्स्ट्रा बढ़ा है कितना 0.5, 0.5 के। हाँ समझ में आया? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस तो पार्शियल प्रेशर जो है पहले क्या था, पहले 1 एटीएम था, यही ना, पहले था अकेला ए था, तो जो टोटल था वही पार्शियल था। अभी क्या है, टोटल 1.5। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा गैस आया है ये बी, उसका होगा 0.5, और 1 होगा किसका, वो ए का। तो सिर्फ 0.5 को हम टारगेट करेंगे। ये तो इक्वेशन आ गया 1। 2 के कारण से ना हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, ये 2 के कारण से जो है इतना ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, यही ना, ये 2 के कारण से, राइट, इक्वेशन 2 के कारण से। तो हम क्या करेंगे, इसको ये मेथड 2 में क्या करते हैं, 1 इक्वेशन को वही रखते हैं, ठीक है, सिर्फ ये है मेथड 2, ठीक है, ये था मेथड, ये है मेथड 1, तो मेथड 1 है ये, और मेथड 2 में क्या करेंगे, अब देखो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करो, किस पर, सिर्फ बी पर। बी का प्रेशर कितना है, 0.5, ओनली बी का पार्शियल प्रेशर। तो क्या होगा, ये 0.5, ये फॉर बी, ठीक है, फॉर बी गैस हम क्या करेंगे, 0.5 इंटू वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि वो गैस जो आएगा तो पूरे वॉल्यूम में फैल गया है, तो वॉल्यूम तो सेम ही है। और उसका वो गैस कितना है, 3 ओनली, तो 3 बाय कितना एम बी होगा इंटू आर टी। तो इसको इक्वेशन जो है, इसको इक्वेशन, अब ये इसका इक्वेशन 1 यूज कर रहे हैं, तो अभी मान लेते हैं इसको, मान लो 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो अभी बहुत ही सिंपल हो गया। यस सर। अभी तुम क्या करो, 1 को 3 से डिवाइड करो, समझ में आया? या 3 को 1 से, एक ही बात है। तो क्या करो, यहाँ 3 बाय 1 करो, तो देखो ये वो कितना सिंपल हो गया। अब 3 बाय 1 से क्या आएगा, ये 0.5 बचेगा, क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल और आर टी भी कैंसिल, यही ना, तो ये सीधा एक लाइन में आएगा, 3 बाय एम बी, और ये और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनटू एम ए बाय 2 आएगा। तो देखो एक लाइन में आंसर आएगा, ये फाइनली वही तो आ रहा है, समझ में आया? ये जो है देखो, ये 3/2 इंटू एम ए बाई एम बी, यही आ रहा है। तो दोनों अब जो है सेम आया, तो यहाँ से सीधा आ गया एम ए बाई एम बी इक्वल टू 1/3, ठीक है, समझ में आ गया? तो मेथड कितना, ये अब ये जो है, ये सब थिंग तुमको जो है लॉजिक जो है ये सब यूज करने आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, और मुझे पता है ऐसे लॉजिक जो है, ऐसे ये लॉजिक से बहुत ही कम स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। सब ने क्या किया होगा, ये वाला मेथड यूज किया होगा, ये फर्स्ट मेथड। जबकि देखो ये मेथड 2 जो है वो कितना कम टाइम ले रहा है, टाइम भी और कैलकुलेशन भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कोई होमवर्क नंबर 7। तो 7 में है 2 फ्लास्क A and B of 500 ml each are respectively filled with O2 and SO2 at 300 Kelvin and 1 atm pressure. The flask contain, अब देखो 2 फ्लास्क है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, और दोनों में 2 डिफरेंट गैस है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। तो अगर वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, और कुछ नहीं बोला है गैस के बारे में, तो हम आइडियल गैस मानेंगे दोनों को। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करोगे तो दोनों के लिए अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है तो मोल सेम आएगा, यही ना, दोनों के लिए। तो जब दोनों का सेम मोल है तो मोलिक्यूल तो सेम ही ना होगा, तो इसमें तो पेन यूज ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, समझ में आया? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये जो है लॉजिक से आ जाएगा, ये भी और ये भी। होमवर्क नंबर 5 जो है और ये 7, इसमें तो पेन यूज ही नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अभी देखो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम तो तुमको थोड़ा सा अभी आइडिया नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते धीरे धीरे, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजीली फिर तुमको लॉजिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन 6 में देखो, 6 में थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 6 में ये बिना ये कैलकुलेशन के थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, अब सारे क्वेश्चन थोड़े ना लॉजिक से ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है, इसका आंसर ए है, क्योंकि
दोनों के पास क्या होगा, बोथ हैव सेम मोल, ठीक है। तो अगर मोल सेम है तो इसका मतलब मोलिकुल भी सेम होगा, ठीक है। तो दोनों के पास सेम है, मॉलिक्यूल सेम सेम मोल, या आगे लिख लो दैट इज सेम मोलिकुल, ठीक है। तो दोनों के पास मोलिकुल भी सेम है, मोल अगर सेम है तो मोलिकुल तो सेम रहना ही है ना, ठीक है। मोलिकुल कैसे आता है, मोल को नंबर से ये Na से मल्टीप्लाई करो, जैसे डजन अगर सेम है तो नंबर भी सेम ही होगा ना, 12 उसमें भी 12 हाँ तो उसमें भी 12 है, तो वैसा ही है मोल में भी, ठीक है। और इसका ये होमवर्क नंबर 5, इसका आंसर क्या आया था 10 लीटर, मीन्स इसका भी आंसर है ए, ठीक है। तो इसका आंसर है ए और ये भी ए, और इसका आंसर 6 का आंसर ये इसका तो ऑप्शन था ही नहीं, तो ये 1/3, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, चलो लिखो। ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।